हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 4 चैप्टर्स को कवर किया है। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 5 जिसमें हम लोग जल को कवर करेंगे। और ये जो आपके नोट्स है सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पूरा शॉर्ट नोट्स के रूप में कवर कर रहे हैं, जिससे आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जल। जल क्या होता है? वाटर। ठीक है, वाटर यानी कि जल चक्र। इसमें हम लोग पहले जल चक्र को समझेंगे, जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने डेली मर्रा के कामों में, रोज़मर्रा के कार्य में, तो वो सारा का सारा आपका जल ही होता है। ठीक है, जल चक्र क्या होता है? सूर्य के तप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से वर्षा हिम अथवा बूंदों के रूप में होती है। ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि जब टेम्परेचर, मतलब जब मान लीजिए ये वाटर है, पानी है, और ये सनलाइट है। सनलाइट की किरणें सूर्य पर पड़ती है और सनलाइट के कारण पानी जो है गर्म होता है। ठीक है, ताप अधिक होता है और ये जो है वाष्प के रूप में आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये वाष्प के रूप में ऊपर जाता है और बादलों का निर्माण करता है। और यही बादल फिर या वर्षा के रूप में, बूंदों के रूप में या हिम के रूप में फिर से वापस बारिश कराते हैं। और यही पानी फिर नदी नालों के होते हुए वापस आ जाता है महासागरों में। तो यही क्या होता है? जल चक्र होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सूर्य के तप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा बूंदों के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरती है। ठीक है, जिस प्रक्रिया में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं जल चक्र। ठीक है, चलिए समझते हैं फिर से। मतलब ये जो वाटर है, पानी है, वाष्पित हुआ, ऊपर गया, वापस ही वर्षा हुआ, फिर से वही महासागरों में आ गया। वाटर साइकिल ये चलते ही रहता है। तो देखिए, यहाँ पास अब हम लोग समझते हैं इस डायग्राम को, जिसमें हम लोग जल चक्र को अच्छी तरीके से समझेंगे, किस तरीके से पूरा का पूरा जल चक्र कार्य करता है। जैसे कि आपको हमने बताया कि जो वाटर साइकिल होता है, यही पानी एक दूसरे के आसपास घूमते रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये महासागरों का पानी है। ठीक है, सनलाइट के कारण सनलाइट के कारण क्या हुआ? ये पानी जो है गर्म हुआ। ठीक है, दिन के समय में गर्म हुआ तो ये इस पे वेपराइजेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ। ठीक है, वाष्पीकरण हुआ तो यह उड़ते हुए क्या हुआ? संघनन की प्रक्रिया हुई और यहाँ पे बादलों का निर्माण किया। बादलों के निर्माण के बाद यह वापस या तो बूंदों के रूप में वर्षा कराएगा या तो हिमपात के रूप में वर्षा कराता है। ठीक है, ऐसे वर्षा होती है, कहीं भी होती है, लेकिन इसका जो पानी है नदी नालों होते हुए आखिरी में ये बहाव के रूप में कहाँ आता है? आखिरी में महासागर में ही आके गिरता है। इसीलिए महासागर का पानी थोड़ा सा आपको कैसा दिखाई देगा? खारा रहेगा। ठीक है, तो यही जो प्रक्रिया है ना, इसे कहते हैं वाटर साइकिल। ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थलशाला क्या है? आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यह छोटे घर पौधे रखने का आर्टिफिशियल हाथ, मतलब कि यह जो है एक जार के रूप में या छोटे छोटे हाउस बना दिए जाते हैं, उसी में आर्टिफिशियल प्लांट रखे जाते हैं। और यही जो रखने का घर होता है, इसी को थलशाला कहते हैं। क्या कहते हैं? थलशाला। जल का वितरण कि आपको कितना पानी कहाँ पास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो देखते हैं महासागर। महासागर में आपको देखने को मिले कितना? 97.3%। महासागर में कितना? 97.3%। बर्फ, जो बर्फ से ढका हुआ पानी हो कितना है? 0.20। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल कितना है? 0.68। झीलों का अलवड़ी जल, मतलब जो झीलों में वाटर है वो कितना है? 0.009। स्थलीय समुद्र में जो पानी है, मतलब जो स्थल में यानी कि लैंड भूमि, जो छोटे छोटे समुद्र है, उस पर कितना है? तो 0.09 है, यानी कि इसको हम नमकीन झीलें भी कहेंगे। ठीक है, फिर वायुमंडल की बात करें तो कितना है? 0.0019 है वायुमंडल में। नदियों में कितना है? तो 0.11
मतलब 0.001 है ये टोटल, यानी ओवरऑल आप देखें तो ये 100% हो रहा है। इतना है, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो महासागर का पानी है 9.3%, बाकी 3% में इतना सारा आ जाता है, ठीक है। और टोटल ये 100% इतना महासागर या हो गया पूरे पृथ्वी पर इस तरीके से आपकी दिखाई देंगी। क्या? आपकी पानी। लवणता क्या होती है? लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, मतलब 1000 जल में मौजूद नमक की मात्रा लवणता कहलाती है, यानी खारापन, उसका खारापन। महासागर की औसत, आपको पता है सबसे खारा पानी किसका होता है? तो महासागरों का ही होता है। महासागर की औसत लवणता लगभग 35वां भाग प्रति 1000 ग्राम मानी जाती है। 35 भाग प्रति 1000 ग्राम इसकी एवरेज लवणता, यानी कि उसके कितना खारा है, उसमें वो पानी जो कितना लवणीय है, जितना लवण होगा यानी उतना खारा होगा। आपको पता है आपके महासागर का पानी खारा होने का कारण क्या है? कैल्शियम मतलब सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो NaCl जिसके कारण से ये पानी जो है काफ़ी ज़्यादा खारा माना जाता है। देखिए क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी में दिया भी है, इजराइल के मृत सागर में लगभग 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता, यानी कि विश्व की सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील कौन सी? वो है मृत सागर। इसको डेड सी कहा जाता है, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इजराइल में, ठीक है ना। कहाँ? उसमें लगभग 1 लीटर अगर आप पानी लेते हैं उसका, तो आपको 340 ग्राम लवणता उसमें खारापन देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं महासागर परिसंचरण, ठीक है। महासागर परिसंचरण जो कि महासागरों की गति, महासागर परिसंचरण का मतलब क्या होता है कि जो हमारे महासागर उनकी जो गति है, परिसंचरण करना, यानी कि उनकी जो, क्योंकि जो महासागर का पानी होता है वो एक जगह स्थिर नहीं होता है, बल्कि वह जो है परिसंचरण करते रहता है, ठीक है। और इनमें बहुत सारी तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं जो है उत्पन्न होती रहती हैं, तो वही महासागर परिसंचरण कहलाता है, क्योंकि इनका जो पानी है वो स्थिर नहीं होता। नोट करिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा? विश्व जल दिवस। अब बात करते हैं तरंगे क्या होती हैं। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है, इसी को तरंग कहते हैं। तरंग, वेव्स, ठीक है ना। महासागर का जो वाटर है, ऐसे ऐसे जब वेव्स ऊपर का उठना नीचे आना, वो वेव्स कहलाती हैं। आपको पता है वो स्थिर नहीं होती हैं। सुनामी क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है सुनामी। जब महासागरीय लहरों का पानी महासागर में जब अचानक धरातल पर भूकंप आता है, जैसे मान लीजिए महासागर है, अंदर भूकंप आया, तो जो महासागर का पानी होता है बहुत ऊंचा उठता है, और ये उठते उठते किधर जाता है? धरातल की तरफ, वही सुनामी कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, ठीक है। कौन सी तरंगे? पोताश्रय तरंगे। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूसंखलन के कारण जल जो है ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा महासागर, उसके अंदर बहुत सारा भूकंप आया है या ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ है, तो इन्हीं के कारण जो है सुनामी आता है। भूसंकलन के कारण जल जो है ऊपर की तरफ उठता है। 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वालीय तरंगे उठ सकती है, मतलब यह जो है लगभग 15 मीटर की ऊंचाई तक आपकी जो वेव से उठ सकती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे सुनामी कहते हैं, ठीक है। और ये एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे अब तक का सबसे खतरनाक सुनामी जो है कब आया था? ये 26 दिसंबर 2004 को सर्वाधिक विशाल सुनामी आया है, जो कि 150 मीटर ऊंचा था ये, और इसकी तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से ये चल रही थी, जो कि हिंद महासागर में आया था। इसका अधिकेंद्र सुमात्रा आइलैंड था, ठीक है। ये जो सुनामी था ना, बहुत डेंजरस था। 26 दिसंबर 2004 को आया था सुमात्रा आइलैंड में, जो कि हिंद महासागर में पड़ता है, ठीक है। और यह लगभग 700 किलोमीटर, 1 घंटे में ये 700 किलोमीटर सुनामी क्रॉस कर गया था। बहुत अब तक का सबसे खतरनाक सुनामी माना जाता है। और यहाँ पे जो सुनामी आने का कारण है ना, भूकंप की तीव्रता। उस वक्त भूकंप कितना, मतलब कि भूकंप रिक्टर स्केल पर मापा गया था तो 9.0 बताया गया था। इससे भारत भी चपेट में आ गया था। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ना, भारत दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट पड़ता है भारत का सबसे
दक्षिणी, यहाँ पे कन्याकुमारी है, आप यहाँ पे इंदिरा पॉइंट देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप सहित ये सब कुछ, यानी भारत का इधर वाला पूरा इलाका चपेट में आ गया था, पूरा का पूरा इलाका भारत प्रभावित क्षेत्र है, दक्षिण भारत। और ये भूकंप केंद्र माना था, पता है कहाँ पे? सुमात्रा आइलैंड, ठीक है, सुमात्रा के पश्चिमी क्षेत्र पर भूकंप का केंद्र। अब आप देख लीजिए मैप में, एटलस देखिए वर्ल्ड मैप में, कहाँ पे? सुमात्रा, हिंद महासागर में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे इसका केंद्र था। लेकिन इतना तीव्र था कि इसका जो प्रभाव है भारत तक देखने को मिला, ठीक है। अब ज्वार भाटा को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वार और भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल धाराओं का ऊपर का उठना और गिरना, मतलब जो आपकी महासागर की धाराएं जब ये ऊपर की तरफ उठती हैं तो इसको ज्वार कहा जाता है। फिर ये जब नीचे की तरफ डाउन होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? भाटा। मतलब ये पूरे दिन में ना 4 बार घटित होता है। पूरे दिन में आपको पता है 24 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे यानी कि 6 घंटे का अंतराल रहता है, और 6 घंटे के अंतराल में एक बार ये पानी ऊपर गया फिर नीचे आया तो भाटा, जब ऊपर गया 6 घंटे में तो ज्वार, फिर नीचे आया तो भाटा। इस तरीके से ज्वार भाटा की प्रक्रिया जो है चलती रहती है। पानी का ऊपर उठना ज्वार और नीचे आना भाटा कहलाता है, ठीक है। ज्वार जल का ऊपर उठना, भाटा जल का नीचे आना, इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। कारण क्या है? कारण हमारी पृथ्वी पर आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल है, और इसके कारण से यह जो महासागरों का पानी होता है, उधर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति और इधर सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण ये ऊपर की तरफ उठते हैं और फिर ये डाउन होते हैं, ठीक है। ये 6 घंटे के अंदर, यानी कि एक दिन में 4 बार ये प्रक्रिया होती है। 2 ज्वार आते हैं, 2 भाटा आते हैं 6 घंटे के अंतराल में, ठीक है। देखिए ये लघु ज्वार लघु ज्वार कैसे आता है? लघु ज्वार, तो यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, और ये ऊपर आप देख रहे हैं ये पानी का हिस्सा है, इधर हमारा मून है और ये ऐसी आकृति, और इधर सन है। अगर ये ऐसी आकृति बन रही है तो ये लघु ज्वार में आएगा, मतलब ये उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि ऊपर जो है इधर अपने आकर्षण शक्ति के कारण चंद्रमा खींच रहा है पानी अपनी तरफ, और इधर सूर्य खींच रहा है, तो ये इधर पानी उठेगा, इधर उठेगा, तो इधर उतना बल, तो इसको बोलते हैं लघु ज्वार, ठीक है। वृहद ज्वार कब आता है समझिए? वृहद ज्वार की स्थिति कब बनती है? जब 2 स्थितियां बनती हैं। एक हमारा अर्थ है, अर्थ का ये हमारा मून है और ये सन है, ये दोनों अपने आकर्षण शक्ति के कारण अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इनका पानी ऊपर की तरफ उठता है, तो इसको वृहद ज्वार कहते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर मून इधर रहे और सन बीच में पृथ्वी आ जाए, तो इधर से चंद्रमा खींच रहा है अपनी आकर्षण शक्ति के कारण, और इधर से सूर्य खींच रहा है अपनी आकर्षण शक्ति के कारण, तो जो पृथ्वी का वाटर लेवल है इधर भी ऊपर की तरफ उठेगा, इधर भी ऊपर की तरफ उठेगा, तो ये दोनों की तरफ उठना ज्वार कहलाएगा। और फिर से ये डाउन जब हो जाएगा, पृथ्वी घूम के इधर आएगी, डाउन हो जाएगा, तो फिर वो भाटा कहलाएगा। तो ये वृहद ज्वार होते ही खतरनाक होते हैं, ठीक है। वृहद ज्वार कब आते हैं? ये रोजाना वृहद ज्वार नहीं आते हैं, जब चंद्रमा और पृथ्वी मतलब कि चंद्रमा और सूरज के बीच पृथ्वी हो तब, यानी पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी, जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होंगे, ठीक है, या तो सूर्य इधर, या तो पृथ्वी इधर, या चंद्रमा इधर, ठीक है, या तो सूर्य इधर और यहाँ पे हमारा अर्थ, यहाँ पे मून, जब ये एक सीधी रेखा में हो तभी वृहद ज्वार की स्थिति बनेगी। अगर ये ऐसे कोण बना रहे हैं तो फिर ये लघु ज्वार कहलाएंगे, ठीक है। अब समझिएगा महासागरीय धाराएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। महासागरीय धाराएं, महासागर के जल के सतत और निश्चित दिशा में प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। मतलब एक महासागरीय धाराएं क्या होती है? जो एक निश्चित प्रवाह, एक दिशा में प्रवाहित होती है महासागरों के ऊपर, वही महासागरीय धाराएं कहलाती हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा और हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं महासागरीय धाराओं को। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धारा है, मतलब जो एक नियमित रूप से बहती है वो महासागरीय धाराएं कहलाती है, ठीक है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा, जैसे आप देखेंगे तो ये बीच का जो हिस्सा है हमारा भूमध्य रेखा कहलाता है, तो ज़्यादातर आपको सबसे गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा पर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सनलाइट है आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी भी होती है। और ध्रुवों की ओर, जैसे यहाँ से महासागरीय धाराएं उत्पन्न हुई,
मतलब कि इक्वेटर से, और ये ध्रुवों की तरफ जाती हैं। ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये ध्रुव ऊपर वाला हिस्सा जो है पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला जो है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब देखिए तो ठंडी धाराएं क्या होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होना। ठंडी धाराएं वो होती हैं जब समुद्र की जो धाराएं हैं इधर मतलब कि ध्रुवों से अक्षांशों की तरफ आती हैं, तो वो ठंडी, मतलब अब ध्रुवों से आ रही क्योंकि ध्रुवों में तो बर्फ जमा हुआ, तो जब वहाँ की लहरें आती हैं समुद्र की महासागरों की तो ठंडी होती हैं। ठीक है, जैसे कि लेब्राडोर महासागरीय जलधारा, शीत जलधारा, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म हवाएं जलधाराएं होती हैं। मतलब कि ये जो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं हैं, आप एटलस लीजिए, वहाँ पे देखिए महासागरीय धाराओं के चैप्टर में स्थिति आपको पता चल जाएगी। लेब्राडोर महासागरीय धारा शीत है, ठंडी जलधाराएं होती हैं जो कि ध्रुवों से आती हैं इक्वेटर की तरफ, और जो गल्फ स्ट्रीम धाराएं होती हैं यह गर्म होती हैं जो कि इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाती है। और ये सब सारी की सारी धाराएं महासागरों पर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। अगर महासागरीय जल धाराएं गर्म है तो जो स्थल पर वो जाएंगी ना, तो वहाँ का जो सतह होगा उसको भी गर्म कर देंगे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है अपनी धाराओं के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जिस स्थान पर गर्म और शीत धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मतलब मछली पकड़ने का क्षेत्र। मतलब जिस स्थान पर गर्म जल धाराएं भी, मतलब कोई ऐसा स्थान जहाँ पर गर्म जल धारा और शीत जल धारा मिल रही हैं, तो वहाँ पर सर्वोत्तम मछली का क्षेत्र माना जाए, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो मछलियाँ आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र वही माना जाएगा जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलेंगी। जापान के आसपास एवं नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण माने जाते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका का जो पूर्वी तट, जब आप देखेंगे तो जैसे आपका अभी बताते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये जो पश्चिमी तट है ना, इधर यहाँ पे आप देखेंगे अटलांटिक ओशियन है, तो यहाँ पे जल धाराएं, क्योंकि इधर से ठंडी जल धाराएं और इधर से गर्म जल धाराएं यहाँ पे मिलती, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षेत्र जो है मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वह कोहरे वाला मौसम भी बनता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा नमी भी आ जाती है ना, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म ना ठंडी, नॉर्मल रहता है, तो थोड़ा सा कोहरा छा जाता है। और इसके फलस्वरूप नौ संचालन में थोड़ा बाधा भी उत्पन्न, यानी नाव चलाने में थोड़ा उस इलाके में बाधा उत्पन्न होती हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा सा नॉर्मल रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अभी मैप के अकॉर्डिंग कौन कौन सी जलधाराएं हैं। आप ये जो है आप अपने एक मैप लीजिएगा, बहुत सस्ता सा मैप ये मिलेगा, वर्ल्ड मैप एकदम फिल करने वाला, 1 या 2 रुपए में ऐसे मिलता है। अब आपके इलाके में कितने का मिलता है आप स्टेशनरी में जाके पता कर सकते हैं। और इस तरीके की आप देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप जो है अपने हाथों से अगर आप लिखेंगे बनाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है ना, और ये हमेशा आपको काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। पहले आप समझ लीजिए हमारे टोटल कितने 7 कॉन्टिनेंट है, यानी 7 महाद्वीप है, 4 महासागर हैं। तो पहले ये आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये वाला जब आप हिस्सा देखेंगे तो इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं अफ्रीका। क्या होता है? अफ्रीका। ठीक है ना, ये आप हिस्सा देखेंगे तो इसको बोलते हैं यूरोप। यूरोप आधा ही मिलेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे एक बीच में आपको यूराल माउंटेन मिलेगा बीच में, जो कि एशिया यूरोप को अलग करता है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा वाइट वाला, तो यहाँ पे छोटा सा हमारा भारत है, यहाँ पे ये है आपका एशिया। ठीक है, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला हिस्सा में आपको अंटार्कटिका थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। तो आपके टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीनलैंड का पार्ट है, ये एक्चुअल में इसी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये यहाँ पे आपको बिखरा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपके कॉन्टिनेंट हो गए, यानी कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ जो पानी का हिस्सा दिख रहा है ना, ये पूरा इलाका,
इधर वाला ये प्रशांत महासागर है, इधर वाला हिस्सा भी प्रशांत महासागर, बीच में आप देखेंगे इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर, ऊपर जो हिस्सा आप देखेंगे पानी का उसको बोलते हैं आर्कटिक महासागर, और हमारे भारत के आसपास ये जो पानी का हिस्सा देख रहे हैं इसको बोलेंगे आप हिंद महासागर। तो ये एक ही दिन में आपको समझ नहीं आएगा, जब हम रोज़ाना ऐसे बताएंगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आज हम लोग देखने वाले ये जो आप पूरा खाली इलाका देख रहे हैं, यानी ये ब्लू वाला हिस्सा, ये पूरा पानी है यानी महासागर है, और इन्हीं महासागरों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की महासागरीय धाराएं बहती हैं, जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका में देखिए आपको यहाँ पे मिलेगी लैब्राडोर की जलधारा, अलास्का की जलधारा, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे कैलिफोर्निया की जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागर का प्रवाह क्षेत्र है, यहाँ पे प्रशांत महासागर है, ठीक है। यहाँ पे विश्वत उत्तरी विश्वतीय धारा मिलेगी आपको। अब इस साइड आएंगे तो आप गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पे प्रशांत अटलांटिक महासागरीय जलधाराएं मिलेंगी, उत्तरी अटलांटिक जलधारा मिलेगी, ठीक है। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा मिलेगी, और इक्वाडोर की जलधारा विपरीत जलधारा के नाम से जानी जाती है। इस तरीके से आपको नॉर्थ अमेरिका में मतलब कि पूरा अमेरिका के आसपास के इलाके में ये धाराएं देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं साउथ में कौन कौन सी है। तो साउथ में आप देखेंगे साउथ अमेरिका में, तो यहाँ पे उत्तरी विषुवतीय धारा हमने देखा था, विषुवतीय विपरीत धारा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम्बोल्ट की धारा, इसको पेरू की धारा भी कहा जाता है, पश्चिमी वायु अपवाह की धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, ठीक है, फॉकलैंड की धारा, ब्राज़ीलियन की धारा, पश्चिमी वायु अपवाह क्षेत्र की धारा, वेनेजुएला की जलधारा, ये ऐसे ऐसे आपस में ऐसे वो होती है, इसको बोलते हैं इक्वाडोर की जलधारा, उत्तर विषुवतीय। और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका कैलिफोर्निया की जलधारा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये हो गया, तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका वाला हो गया। इस तरीके से आपको सारे मैप में फिल कर लेने हैं। ये पूरी जलधाराओं में कुछ गर्म जलधाराएं हैं और कुछ ठंडी। इसके बाद हम लोग एक चैप्टर भी उसमें पढ़ेंगे, जो जब हम ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे तो उसमें से और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। अब उत्तर की तरफ चलते हैं, तो उत्तर में आपको उतनी धाराएं देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन प्रशांत महासागर की इस वाले हिस्से में ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे यूरेशिया की जलधारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र विषुवतीय वृत्त है यहाँ पे आपको, ठीक है। हिंद महासागर में आप देखेंगे हिंद महासागरीय जलधारा, विषुवत रेखीय विपरीत जलधारा, दक्षिण विषुवतीय धारा, ठीक है, अग्लुहास की धारा यहाँ पे देखने को मिलेगा, पश्चिमी धारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर और नीचे आप जाएंगे तो ये दक्षिण क्षेत्र वाला इलाका है, तो यहाँ पे पश्चिमी वायु अपवाह क्षेत्र की जलधारा आपको देखने को मिलेगी। ये दक्षिणी महासागर है। तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना, ये जो है आपकी एनसीईआरटी के क्लास 7th के चैप्टर 5 में पूरा दिया हुआ है, तो ये पूरा आपको नोट कर लेना है। इसमें से बहुत सारी जलधाराएं जो कि शीत जलधाराएं हैं और कुछ गर्म जलधाराएं आपको मिलेंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसका आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सिंगल पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, इससे पहले वाला भी सारा पीडीएफ अलग कर देंगे, और ये वाला भी, फिर बाकी का बचा हुआ आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये जो वीडियो है ना सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, ओवरऑल मतलब आप अगर ये ज्योग्राफी कर रहे हैं ना शॉर्ट नोट्स, तो ये पूरा का पूरा आपको अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा, चाहे वो पीसीएस लेवल यूपीएससी लेवल तक का हो, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ मैंने इसमें कराया है, टू द पॉइंट, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल, लाइफ टाइम आपको सभी एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है। इसलिए अच्छे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आप सिर्फ अपना नोट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।